और अगर ऐसा हिंदुस्तान नहीं बना सकते हम, तो यह हिंदुस्तान आपको जिंदा भी नहीं रहने देगा। वो आप भी सोच लीजिए इसके बारे में, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं बहुत दिनों तक चलती नहीं हैं, जिन व्यवस्थाओं में 4-5 करोड़ लोगों के पास तो शायद हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और 96-97 करोड़ लोगों के पास कुछ भी नहीं इस देश में। यह व्यवस्था बहुत दिन नहीं चल सकती और वो चलेगी नहीं, वो टूटती जा रही है। और यह व्यवस्था के टूटने के कुछ बड़े कारण हैं। उनमें से एक बड़ा कारण है हमारे हिंदुस्तान में जो मॉडल हमने बनाया है डेवलपमेंट का, वो सारा का सारा मॉडल उधार का है। अमेरिका से कुछ उधार ले लिया, यूरोप से कुछ उधार ले लिया, दुनिया भर के देशों से उधार लेकर हमने हमारा डेवलपमेंट का मॉडल बना लिया। और इस डेवलपमेंट के मॉडल में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। हमारा उससे भी बड़ा आज का उद्देश्य यह हो गया है कि इस डेवलपमेंट के मॉडल में पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अभी तो वो इनकम को बाजू में रख के पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाने की बात होती है। अमेरिका और यूरोप में जो डेवलपमेंट का मॉडल है उसमें पर कैपिटा कंजम्पशन की बात है, उसी को पूरी तरह से हमने डिट्टो फॉलो कर लिया। अब पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि जब 50 करोड़ लोगों को जिंदगी जीने के लिए न्यूनतम सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो कैसे पर कैपिटा कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे इस देश का। अगर उनकी जिंदगी चलाने के लिए न्यूनतम जरूरतें पूरी हो सकती हैं तब तो पर कैपिटा कंजम्पशन की बात हम कर सकते हैं। यहां तो कुछ भी नहीं है। यूरोप और अमेरिका ने यह पर कैपिटा कंजम्पशन का जो मॉडल बनाया है उसके पीछे एक बड़ी विशेषता है, उसको अगर हम समझ लें तो शायद कुछ चीजें समझ में आने लगेंगी। और यही कह के मैं ये व्याख्यान पूरा करना चाहता हूं कि जिस यूरोप और अमेरिका ने यह पर कैपिटा कंजम्पशन का मॉडल बनाया है उनकी इकोनॉमी की कुछ मान्यताएं हैं। और उनकी इकोनॉमी की जो मान्यताएं हैं, वो इकोनॉमी की जो मान्यताएं हैं वो सोसाइटी में से निकली। उनकी अपनी कुछ सोशल मान्यताएं भी हैं, उनके समाज की भी अपनी मान्यताएं हैं। जैसे यूरोप और अमेरिका का समाज है वो ये कहता है कि पूरा का पूरा जो व्यक्ति है वो सुप्रीम है, बाकी दुनिया में जो कुछ भी है वो व्यक्ति के अधीन है। माने दुनिया का जो ढांचा है उसमें पेड़ हैं, पंछी हैं, पौधे हैं, हमारी नदियां हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, ये सब व्यक्ति के लिए हैं। व्यक्ति सुप्रीम है, बाकी सब उसके नीचे है। ये फिलॉसफी है यूरोप की। इसी फिलॉसफी का पूरी दुनिया में प्रचार किया था रूसों ने। रूसों के पहले देकार्ते ने, देकार्ते के और पहले चले तो जो दो बड़े दार्शनिक माने जाते हैं जैसे प्लेटो वगैरह वगैरह, उन्होंने इसी दर्शन का प्रचार किया। इस दर्शन में से क्या निकला? मनुष्य महत्व का है, बाकी सब उसके नीचे है। तो मनुष्य सुप्रीम है, बाकी सब उसके अधीन है। तो मनुष्य चाहे तो प्रकृति का भी नाश कर सकता है, मनुष्य चाहे तो दुनिया के दूसरे लोगों को गुलाम भी बना सकता है। तो दूसरों को गुलाम बना लेना वो पाप नहीं मानते, दूसरों को लूट लेना वो पाप नहीं मानते, दूसरों को सबसर्विएंट बना लेना में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इस मान्यता में से यूरोप बना, इसी मान्यता में से अमेरिका बना। अब हमने भारत के बारे में कभी सोचा नहीं कि अगर हम यूरोप और अमेरिका का मॉडल अपनाना चाहते हैं तो हमको हमारी मान्यता के बारे में सोचना चाहिए। हमारी मान्यता में क्या है? व्यक्ति सुप्रीम नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि ये जो पूरा पर्यावरण है, ये जो प्रकृति है, इस पूरे पर्यावरण में जो भी कुछ हमको दिखाई दे रहा है उनमें से कोई भी सुप्रीम नहीं है, सब बराबर है। हम चींटी को, मक्खी को, मच्छर को, गाय को, बैल को, बकरी को, भैंस को या किसी भी दूसरी चीज को मनुष्य से ऊपर नहीं मानते। सांख्य दर्शन में एक श्लोक है और ऋग्वेद में भी एक श्लोक है, दोनों में स्पष्ट कहा गया है कि जो जीव हैं, जो जंतु हैं और मनुष्य हैं, ये सब समकक्ष है। तो हमारी मान्यता सबको बराबर मानने की है। तो हमने बराबरी की मान्यता रखी है और उन्होंने मनुष्य को सुप्रीम बनाया है। अब हमने चूंकि बराबरी की मान्यता रखी है इसलिए उसी में से यह कल्पना भी निकली है कि भाई प्रकृति का नाश मत करो क्योंकि प्रकृति किसी मनुष्य के अधीन नहीं है। जीव जंतुओं का नाश मत करो क्योंकि ये जीव जंतु किसी के अधीन नहीं है। भले ही वो कमजोर है या ताकतवर है, इसका बहस हमने कभी नहीं चलाया। यूरोप और अमेरिका में ये जो इकोनॉमी आई है, जिस इकोनॉमी के आधार पर वहां सब कुछ चलता है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है और वो प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप अगर समझने की कोशिश करो यूरोप और अमेरिका को तो वहां एक ही सिद्धांत है, वो सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। माने जो ताकतवर है उसी को जिंदा रहने का अधिकार है, जो कमजोर है उसको मर जाना चाहिए या ताकतवर का गुलाम बन जाना चाहिए। भारत की जो फिलॉसफी है वो इसके ठीक उल्टी है। भारत की फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। हमने जो फिलॉसफी बनाई है वो फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। या बल्कि मैं एक कदम आगे जाकर कहूं तो भारत का जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है या जो पारंपरिक हिंदू दर्शन है, उन तीनों को अगर एक वाक्य में लाना हो तो हमारी फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द ऑल इंक्लूडिंग द वीकेस्ट।
और यूरोप और अमेरिका की फिलॉसफी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम मानते हैं सर्वाइवल ऑफ द ऑल इंक्लूडिंग द वीकेस्ट, और वो मानते ही नहीं कि वीकेस्ट के लिए कुछ होना। तो उनके जो मॉडल हैं उनमें गरीबों के लिए, मुफलिसों के लिए, बेकारों के लिए, मर जाने वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। मरते हैं तो मर जाएं। अमेरिका को बनाने में 10-11 करोड़ रेड इंडियंस मर गए, किसी को अफसोस नहीं है इस बात का। अमेरिका की इतनी वैभव तैयार करने में दुनिया के करोड़ों लोगों को लूट लेना पड़ा, उसका उनको कोई अफसोस नहीं है। यूरोप को इतना भव्य बनाने में दुनिया के 50 देशों की संपत्ति लूटी गई, उनको कोई अफसोस नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो गरीब है, बेकार है, मुफलिसी वाला, उसको तो मर जाना चाहिए, जो ताकतवर है उसी को जिंदा रहना चाहिए। तो ताकतवर को जिंदा रहने का जब सिद्धांत आप बनाएंगे तो उसमें से निकलेगा कॉम्पिटिशन, और कमजोर से कमजोर को जिंदगी बिताने का अधिकार आप देंगे तो उसमें से निकलेगा कोऑपरेशन। भारतीय जो सभ्यता है वो कोऑपरेशन प्रधान है, अमेरिकन और यूरोपियन जो सभ्यता है वो कंपटीशन प्रधान है। अब हम फंस गए हैं कंपटीशन प्रधान सभ्यता में, जबकि हम रहते हैं कोऑपरेशन प्रधान सोसाइटी में। हमारी जिंदगी का कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, जिंदगी की कितनी बड़ी डाइकोटोमी हम हैं कि मान्यता हमारी कंपटीशन वाली है और रहने की जगह कोऑपरेशन वाली है। कैसे चलेगी ये व्यवस्था? और चूंकि हमने कंपटीशन प्रधान मान्यता को अपने दिमाग में भर लिया और यह माना कि बिना कंपटीशन के डेवलपमेंट नहीं होता, मैं ये कहता हूं कि भारतीयता में बिना कोऑपरेशन के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो हमने क्या किया कि कंपटीशन प्रधान मान्यताओं की चीजों को, तकनीकी को और उनके संसाधनों को लेना शुरू किया और जबरदस्ती उसको कोऑपरेशन प्रधान सोसाइटी में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। उसमें से ये निकला है जो आज हम देखते हैं कि 20 लाख लोगों के हाथ में मोबाइल फोन, 9 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का कटोरा, 3-4 करोड़ लोगों के पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और 96-97 करोड़ लोगों को खाने के लिए भी नहीं। ये इसी में से निकला है।